ठीक है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का कल्चर, है ना। और उसमें अपन कई महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, वो है राजस्थान के प्रमुख मंदिर, है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ कि कौन सही चल रहा है क्या या नहीं चल रहा। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे आज? राजस्थान के, यहाँ रख लेता हूँ इसको, राजस्थान के प्रमुख मंदिर। राजस्थान के प्रमुख मंदिर आपने देखे होंगे, अनेक जगह मंदिर मिलते हैं, है ना। कई जगह देखने को मिलते हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, है ना, शहरों में भी मिलते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट मंदिर है, अपने पेपर की दृष्टि से उन मंदिरों के बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर मंदिरों से पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर कहाँ हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर किस ज़िले में हैं, क्या पता होना चाहिए। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर, तो राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर किस ज़िले में है, ये अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो कहाँ है? जयपुर में है। कहाँ है दोस्तों? जयपुर में है, ठीक है। और फिर अपने को पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो प्रमुख मंदिर है, वो सर्वाधिक मंदिर कहाँ है? जयपुर में है। और इसके बाद अपने को पता होना चाहिए कि मंदिर निर्माण के लिए कितनी शैलियाँ होती है, कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं मंदिर निर्माण के लिए। मंदिर निर्माण के लिए प्रमुख शैलियाँ, प्रमुख शैली कितनी है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो तीन प्रमुख शैली है मंदिर निर्माण की। वो कौन कौन सी हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। एक तो है कौन सी, अपने द्रविड़ शैली होगी, जैसे बेसर शैली होगी, और नागर शैली है। कौन सी शैली है? नागर शैली, है ना। और दूसरी कौन सी है? द्रविड़ शैली, आपने पढ़ा होगा द्रविड़ शैली। और तीसरी कौन सी है? बेसर शैली। कौन सी है? बेसर शैली। ये प्रमुख तीन शैलियाँ हैं मंदिर निर्माण की, जो अपने को पता होना चाहिए कि कौन कौन शैली है। नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, ठीक है। अपने भारत में अलग अलग जगह जो मंदिर निर्माण है, वो अलग अलग शैलियों में मंदिर का निर्माण किया गया है। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, जो नागर शैली है वो भारत में, यहाँ लिख देता हूँ, उत्तर भारत में निर्मित मंदिर निर्माण शैली, उत्तर भारत में मंदिर निर्माण शैली है ना। तो अपने को पता होना चाहिए कि उत्तर भारत में मंदिर निर्माण शैली कौन सी शैली है? नागर शैली। जो नागर शैली है वो उत्तर भारत में जितने भी मंदिर है वो किस शैली में बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं अपने नागर शैली में बनाए गए हैं। कहाँ पर है? उत्तर भारत में। तो ये कहाँ पर मिलेगी? द्रविड़ शैली, तो ये मिलेगी दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण शैली, दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण शैली है वो कहाँ पर देखने, कौन सी शैली मिलती है? दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण शैली है वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। जो दक्षिण भारत में मंदिर बने हुए हैं वो किस शैली में बने हुए हैं? तो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, ठीक है। तो अपने को ये इम्पोर्टेंट बिंदु याद रखना है। फिर बात करते हैं बेसर शैली की। तो बेसर शैली की बात करें तो यह है मध्य भारत में
मध्य भारत में मंदिर निर्माण शैली का। तो मध्य भारत में मंदिर निर्माण शैली है, यानी कि मध्य भारत में जो मंदिर बने हुए हैं वो किस शैली में बने हुए हैं, तो बेसर शैली में बने हुए हैं अधिकांश। ठीक है, तो आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार का कि मध्य भारत में मंदिर निर्माण शैली है वो किस शैली में है, तो बेसर शैली में है। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण शैली है वो किस शैली में है, द्रविड़ शैली में है। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण है वो किस शैली में है, तो नागर शैली में है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक एक शैलियों की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा दोस्तों। किसकी बात करते हैं, अपन नागर शैली की बात करते हैं कि नागर शैली है वो क्या है। ठीक है, नागर शैली किसे कहते हैं, तो नागर शैली की बात करें, एक बात तो मैंने आपको बताई ही थी कि यह उत्तर भारत में निर्मित मंदिर शैली है। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण शैली है, मंदिर निर्माण शैली है। ठीक है, तो उत्तर भारत में मंदिर निर्माण शैली है वो कौन सी शैली है, नागर शैली है। जो नागर शैली है वह राजस्थान में अधिकांश जो मंदिर है वो किस शैली में बने हुए हैं, नागर शैली में बने हुए हैं। ठीक है, तो उसकी भी आगे अपन बात करेंगे कि दूसरी द्रविड़ शैली में कौन सा मंदिर बना हुआ है राजस्थान में। ठीक है, सबसे पहले अपन नागर शैली की बात करते हैं। तो नागर शैली का सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हुई, यह उत्तर भारत में मंदिर निर्माण शैली है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अधिकांश मंदिर राजस्थान में इसी शैली में बने हुए हैं, इसी शैली में बने हैं। ठीक है, जो अधिकांश मंदिर है राजस्थान में जो किस शैली में बने हुए हैं, नागर शैली में बने हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात ये याद रखना है। फिर बात करता हूँ कि किस प्रकार से मंदिर बनाए जाते हैं। जैसे कि मान लो ये क्या है, ये है मंदिर, ये क्या है, मंदिर है, और इसी के अंदर एक और मंदिर बना होता है इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से बना होता है। और इसके अंदर क्या है, किसी ना किसी देवी या देवता की क्या लगी है, ये मूर्ति लगी हुई है। मान लो ये किसी ना किसी देवी या देवता की मूर्ति लगी हुई है और इसके ऊपर क्या होता है कि गुंबद होता है, क्या होता है, गुंबद बना हुआ होता है और इसके ऊपर एक ध्वजा बना हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार से ध्वजा लगा हुआ होता है और गुंबद बना हुआ होता है। ठीक है, और मंदिर के अंदर मंदिर होता है और इस मंदिर के जो अंदर वाला मंदिर है इसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए स्थान बना होता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, बीच में टलियाँ भी बजाते हैं है ना। तो इस प्रकार से अपन परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार का जो मंदिर है वो किस शैली का है, नागर शैली का है, जो अपने को ज़्यादातर अपने राजस्थान में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हनुमान जी का मंदिर है इसी प्रकार से बना होता है। ठीक है, जिसके क्या होता है, अंदर की ओर, मंदिर के अंदर की ओर परिक्रमा स्थान बना होता है। ठीक है, अगर इसकी विशेषता लिखें तो क्या लिखेंगे कि नीचे मान लो ये क्या है, चुबारा है, इस चुबारे पे मंदिर बना होता है। ये नीचे चुबारा है, इस चुबारे पे मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर के अंदर ही एक छोटा मंदिर है और इस छोटे मंदिर में क्या लगी हुई होती है, मूर्ति लगी हुई होती है। इस मूर्ति के यानी कि छोटे वाले मंदिर के बाहर क्या बना हुआ है, अंदर चारों तरफ क्या बना हुआ है, परिक्रमा के लिए स्थान बना हुआ है। यहाँ पर अपन परिक्रमा करते हैं मंदिर के चारों तरफ, है ना। और इसके ऊपर क्या है, एक गुंबद बना होता है, गुंबद आकार की आकृति बनी होती है। ठीक है, और इसके ऊपर ध्वजा बना लगा हुआ होता है। इस प्रकार के जो मंदिर हैं वो किस शैली के हैं, नागर शैली के बने हुए हैं, जो कि कहाँ देखने को मिलते हैं, उत्तर भारत में मंदिर निर्माण शैली में देखने को मिलते हैं, उत्तर भारत में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर आगे अगर बात करें कि इस शैली की 3 उप शैलियाँ हैं, यहाँ तक समझ में आया होगा। जो नागर शैली है इसकी दोस्तों 3 उप शैलियाँ हैं। इस
शैली की 3 उपशैलियाँ हैं। नागर शैली की 3 उपशैलियाँ हैं। ठीक है, कितनी उपशैलियाँ हैं? 3 उपशैलियाँ हैं। वो कौन कौन सी है उसकी भी बात करते हैं। एक बार देख लेता हूँ। कौन? भारत कुमार देख रहा। एक मिनट। कितनी शैलियाँ हैं? 3 शैलियाँ हैं। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले अपन बात करें तो पंचायतन शैली। कौन सी? पंचायतन शैली। ठीक है। दूसरी बात करें तो एकायतन शैली भी। एकायतन शैली। ठीक है। और तीसरी बात करें तो महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली। गुर्जर प्रतिहार यह लिखा हुआ आता है महामारू शैली। महामारू शैली है ना। तो ये 3 उपशैलियाँ हैं। किसकी है? नागर शैली की उपशैलियाँ हैं, है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस पंचायतन शैली की। इस पंचायतन शैली की बात करते हैं कि किस प्रकार का मंदिर बना होता है पंचायतन शैली का। तो ये क्या है? ये एक मान लो क्या है? मंदिर है। ठीक है, ये एक मंदिर है। इसके अंदर एक मुख्य मंदिर होता है। इसके चारों तरफ यहाँ पर भी मंदिर बना होता है, यहाँ पर भी मंदिर बना होता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसके चारों तरफ क्या है? चारों कोनों पे मंदिर बना हुआ होता है और एक बीच में क्या होता है? मुख्य मंदिर बना हुआ होता है। ठीक है, मुख्य मंदिर बना हुआ होता है। एक स्थान पे कितने मंदिर हैं? 5 मंदिर हैं। एक स्थान पे दोस्तों कितने मंदिर हैं? 5 समूहों का मंदिर। 5 समूह का मंदिर। जो 5 समूहों का मंदिर देखने को मिले वो कौन सी शैली का है? पंचायतन शैली का। एक स्थान पर दोस्तों एक ही जगह पर 5 एक साथ मंदिर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो कौन से मंदिर हैं? पंचायतन शैली के मंदिर माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे अपन बात करते हैं दोस्तों। एक स्थान पर 5 मंदिर हैं, 4 तो अन्य मूर्तियाँ के होते हैं और एक मुख्य मंदिर होता है। एक मुख्य मूर्ति होती है और 4 ये अलग अलग मूर्तियाँ होती है। ठीक है, ये होगी कौन सी? पंचायतन शैली। इसके आगे मैं बात करता हूँ कौन सी? एकायतन शैली। फिर बात करें गुर्जर प्रतिहार शैली, दूसरी है एकायतन शैली। तो एकायतन शैली का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि इस जहाँ पर एक ही मंदिर हो, क्या? एक ही मुख्य मंदिर होता है। ठीक है, क्या होता है? एक ही मुख्य मंदिर होता है। इस प्रकार से मान लो एक ही मुख्य मंदिर होता है, उसे ही क्या कहते हैं? एक समूह का मंदिर। एक समूह का मंदिर। तो एक समूह का मंदिर देखने को मिले तो वो कौन सी शैली का है? एकायतन शैली का है। किसकी उपशैली है? तो नागर शैली की उपशैली है। कौन सी? एकायतन शैली, है ना। फिर बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार शैली की। किसकी बात करते हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली की। किसकी? 3 नंबर की बात करते हैं। तीसरी उपशैली है गुर्जर प्रतिहार शैली। गुर्जर प्रतिहार शैली या गुर्जर शैली। ठीक है, गुर्जर शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली, ये आप कहते हैं महामारू शैली। महामारू शैली। ठीक है, ये याद रखना है थोड़ा सा। फिर ये इसका मतलब क्या है गुर्जर प्रतिहार शैली का? इसका मतलब क्या है दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार शैली तो यह है दोस्तों 8वीं से 12वीं सदी। यह शैली है जो 8वीं से 12वीं सदी तक निर्मित मंदिर। 8वीं से 12वीं सदी तक जो निर्मित मंदिर हैं वो किस शैली के हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर माने जाते हैं। यानी कि यहाँ से समझ में आता होगा कि 8वीं से 12वीं सदी तक किस शासनकाल ने शासन किया था? तो किस राजाओं ने शासन किया था? गुर्जर प्रतिहार शासक के राजाओं ने राज किया था 8वीं से 12वीं सदी तक, है ना। तो 8वीं से 12वीं सदी तक जो निर्मित मंदिर है वो किस शैली के हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं। तो दोस्तों
इसके अंदर जो मूर्तियां हैं वो किसकी हैं? अश्लील की मूर्तियां। यहाँ पर किसकी मूर्तियाँ लगी हुई है? अश्लील की मूर्तियाँ लगी हुई है। जहाँ पर भी आपको अश्लील की मूर्तियाँ देखने को मिले जिस मंदिर में, वह मंदिर किस शैली का बना हुआ होता है? गुर्जर प्रत्यार शैली का माना जाता है, या फिर महामारू शैली का भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि नागर शैली क्या होती है। ठीक है, फिर आगे बात करता हूँ किसकी। एक नोट लगा के लिखना पड़ेगा कि जो महामारू शैली है या फिर गुर्जर शैली है, ये मैंने आपको बताया था। जो महामारू शैली है, यहाँ लिख देता हूँ नोट। जो महामारू शैली है, महामारू शैली, इस शैली की जो नवीनतम रूप आया है, क्या आया है? नवीनतम रूप। इस शैली का नवीनतम रूप आया है, वो क्या नाम दिया गया है? भूमिज शैली। भूमिज शैली इस शैली का नवीनतम रूप है। किस शैली का? महामारू शैली का नवीनतम रूप है, वो कौन सी है? भूमिज शैली नाम दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा कि भूमिज शैली किस शैली का नवीनतम रूप है? तो महामारू शैली या गुर्जर प्रत्यार शैली का। ठीक है, तो इस भूमिज शैली में, इस शैली में जो मंदिर निर्माण के जो गुंबद थे, उस गुंबद का क्या किया गया है? विखंडन, अलग अलग विखंड किया गया है, यानी कि अलग अलग भागों में बांटा गया है। इस शैली में जो गुंबद थे, गुंबद को अलग अलग भागों में बांटा गया है। बांटा गया है किस में? जो गुंबद थे अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो मैंने बताया था कि इस प्रकार से जो मंदिर मैंने बनाया था, इसके अंदर और मंदिर बनाया था। यहाँ पर मूर्ति है किसी ने देवी या देवता की, और इस प्रकार से यहाँ पर क्या बना हुआ है? ये गुंबद बना हुआ है। इस गुंबद को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये थी अपनी कौन सी? नागर शैली। अब अपन बात करते हैं द्रविड़ शैली की। इसकी बात करते हैं द्रविड़ शैली की। नागर शैली आपको समझ में आया होगा कि किसे कहते हैं, नागर शैली क्या है, कहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलती है। दूसरी अपनी कौन सी है? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली ये मैंने आपको बताया था कहाँ पर है, देखने को मिलते हैं। जो मंदिर निर्माण है ये है। तो दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण शैली है ना, वो कौन सी है? द्रविड़ शैली है। जो दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर है ना, वो किस शैली से निर्मित है? तो द्रविड़ शैली से निर्मित है ना। फिर आगे बात करता हूँ इसके अंदर जो मंदिर बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। जैसे मान लो ये एक वर्गाकार क्या है? चबूतरा है। ये एक वर्गाकार चबूतरा है। इस चबूतरे के ऊपर क्या बनाया गया? गुंबद बनाया गया है। इस प्रकार का क्या बनाया गया? गुंबद बनाया गया है। और इसके ऊपर क्या किया गया? इस प्रकार की, यानी कि पिरामिड आकार की आकृति बनाई गई है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या रखी गई है? मूर्तियां रखी गई। इसके चारों तरफ क्या लगाई गई है? मूर्तियां लगा दी गई है ना। तो इस प्रकार का जो मंदिर मिलता है आपको देखने को मिलता है, जिसके चारों तरफ मूर्तियां लगी हुई है, और इसके इस तरफ चारों तरफ क्या है? ये जलकुंड है, यानी कि इसके चारों तरफ क्या लगती है? परिक्रमा किसके? इस मंदिर के बाहर की ओर चारों तरफ लगती है परिक्रमा। और अपने जो नागर शैली है, उस नागर शैली में मंदिर के अंदर की ओर परिक्रमा है, और इस प्रकार के जो मंदिर है इसके बाहर की ओर परिक्रमा है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि एक वर्गाकार चबूतरा है। इस चबूतरे के ऊपर क्या है? एक गुंबद बना हुआ है, इस प्रकार के गुंबद की आकृति का। ठीक है, और इसके ऊपर पिरामिड आकृति की इस प्रकार की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, और इसके चारों तरफ मूर्तियां लगी हुई है ना। तो इस प्रकार का जो भी आपको मंदिर दिखाई दे, तो आपको कौन सी शैली का माना जाएगा? द्रविड़ शैली का माना जाता है। जो कि कहाँ मिलता है? दक्षिण भारत में मंदिर मिलते हैं, दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार के मंदिर द्रविड़ शैली में देखने को मिलते हैं।
फिर आगे बात करते हैं इस द्रविड़ शैली की। आपको यहाँ लिख ही देता हूँ मैं, जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे वर्गाकार चबूतरा, ठीक है, वह मध्य में या कि बीच में क्या लगा होता है, बीच में किस आकृति का होता है, गुंबदाकार, गुंबद के आकार, वह ऊपर पिरामिड आकार, पिरामिड के आकार का मंदिर बना होता है ना। और इसके चारों तरफ क्या लगी हुई होती है, मूर्तियां लगी होती है। वह किस शैली के मंदिर है, द्रविड़ शैली के मंदिर है ना। तो आपको बताना है कि नीचे ऊपर ही ऊपर किस आकार का है, पिरामिड आकार का, मध्य में कौन सा है, गुंबद आकार का, और ऊपर ही ऊपर वर्गाकार, नीचे नीचे वर्गाकार, सबसे नीचे, यहाँ लिख देता हूँ, सबसे नीचे, सबसे नीचे। जो सबसे नीचे का स्थान है वो किस प्रकार का दिखाई देता है, वर्गाकार, और बीच में गुंबदाकार, और ऊपर ही ऊपर पिरामिड आकार का मंदिर दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे बात करता हूँ इस द्रविड़ शैली में, इस शैली के मंदिर प्रवेश द्वार, जो इस शैली के मंदिर है, इस शैली के मंदिर है, इस शैली के जो मंदिर है, उस मंदिर के जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं दोस्तों, गोपुरम कहते हैं। गोपुरम क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रख लेना, जो द्रविड़ शैली में जो मंदिर बने हुए हैं, उस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसको क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले जो द्रविड़ शैली का जो मंदिर बना हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। राजस्थान में द्रविड़ शैली का प्रथम मंदिर, जो प्रथम मंदिर है वो कौन सा बना हुआ है, वो चोपड़ा मंदिर बना हुआ है। चोपड़ा मंदिर जो कहाँ है, धौलपुर में है। कहाँ पर देखने को मिलता है, धौलपुर में बना हुआ है। कौन सा मंदिर, राजस्थान में जो द्रविड़ शैली के जो प्रथम मंदिर बना हुआ है वो कौन सा है, चोपड़ा मंदिर है। वो कहाँ पे है, धौलपुर में है ना। ये थी अपनी कौन सी शैली, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन तीसरी जो शैली है उसके बारे में बात करते हैं, वो कौन सी है, वो है बेसर शैली। तीसरी शैली कौन सी है दोस्तों, बेसर शैली। बेसर शैली, इस बेसर शैली की क्या खास बात है, इसका मतलब क्या है, बेसर शैली का मतलब क्या है, यह दोस्तों सबसे पहले तो ये याद रखना, ये बिंदु याद रखना कि यह मध्य भारत में मंदिर निर्माण शैली है। मंदिर निर्माण शैली, तो मध्य भारत में मंदिर निर्माण शैली है। ठीक है, कौन सी है, बेसर शैली। बेसर शैली है यह दोस्तों जो अपने नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली का क्या है, मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। जो बेसर शैली की जो भी मंदिर है बेसर शैली के, वह किस शैली का मिश्रण है, नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली का मिश्रण। जहाँ भी आपको देखने को मिले कि यार अपने को लगता है ये तो यार नागर शैली का भी है और द्रविड़ शैली का मंदिर भी है, वह किस शैली का माना जाएगा, वह बेसर शैली का माना जाएगा। जो कि ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, मध्य भारत में, भारत के बीचों बीच देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस शैली के ये दो इम्पोर्टेंट बिंदु है जो कि अपने को याद रखने हैं। फिर आगे अपन बात करते हैं
प्रमुख मंदिर की जो मंदिर हैं, जैसे आपको बता देता हूँ, ब्रह्मा जी का मंदिर, सूर्य मंदिर, है ना, जो उज्जैन मंदिर है ना, इस प्रकार के जो मंदिर है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर है दोस्तों, ये कितने जगह देखने को मिलता है? 3 जगह देखने को मिलता है। ब्रह्मा जी का मंदिर है वह 3 जगह देखने को मिलता है। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में 3 जगह देखने को मिलता है ब्रह्मा जी का मंदिर, है ना। वो कहाँ कहाँ पे है? एक नंबर तो है पुष्कर। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में है एक तो, और दूसरा कहाँ पे है? असोत्रा, बाड़मेर, बाड़मेर में। और तीसरा कहाँ पे है? शींच, शींस, शींस, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, शींस बांसवाड़ा में भी ब्रह्मा जी का मंदिर है। असोत्रा, बाड़मेर में भी ब्रह्मा जी का मंदिर है, और पुष्कर अजमेर में भी ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर कितने कहाँ पर देखने को मिलता है? राजस्थान में, पुष्कर अजमेर में, असोत्रा बाड़मेर में, और शींस बांसवाड़ा में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। फिर आगे अपन बात करते हैं इनकी जो पुष्कर अजमेर में जो मंदिर है ब्रह्मा जी का, इस मंदिर की जो खास बातें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इस स्थान की जो उल्लेख मिला है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? इस स्थान का उल्लेख, स्थान का उल्लेख यानी कि ब्रह्मा जी का जो उल्लेख मिला है पुष्कर में, वो उल्लेख किस में मिलता है? पद्म पुराण में। कहाँ पर? पद्म पुराण में मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? पद्म पुराण में देखने को मिलता है। कौन सा मंदिर? ब्रह्मा जी का मंदिर। कहाँ पर? पुष्कर अजमेर में, है ना। फिर बात करते हैं जो पुष्कर अजमेर में मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? निर्माण भी पूछा जाता है, निर्माण किसने करवाया? तो शंकराचार्य ने करवाया। शंकराचार्य किसने करवाया? शंकराचार्य ने करवाया। ठीक है, फिर आधुनिक निर्माण किसने करवाया? तो आधुनिक निर्माण किसने करवाया? गोकुल पारिक। कौन सा पारिक है ये? गोकुल चंद पारिक। गोकुल चंद पारिक, गोकुल चंद पारिक ने करवाया। किस मंदिर का निर्माण? पुष्कर अजमेर का। अजमेर में जो मंदिर है ब्रह्मा जी का मंदिर, जो आधुनिक निर्माता है। ठीक है, लेकिन पहले निर्माण किसने करवाया? शंकराचार्य ने करवाया। लेकिन बाद में किसने करवाया आधुनिक निर्माण? तो गोकुल चंद पारिक ने करवाया, है ना। जो पुष्कर अजमेर वाला जो मंदिर है, यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो कि ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में है, अपने राजस्थान में है ना। जो किसका है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है ना। ये इसकी क्या है? खास बात है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुष्कर का जो नाम है ना, वो क्यों पड़ा, है ना, कैसे पड़ा। तो एक बात मैं बता देता हूँ कि जो ब्रह्मा जी थे वह अपने वायुयान में जा रहे थे, है ना, वायुयान की यात्रा कर रहे थे, और इनके हाथों में कमल का फूल था, है ना, पुष्प था। वो इस जगह पर पड़ा। कहाँ पर पड़ा? पुष्कर में पड़ा, है ना। जिस जगह पे पड़ा उसका नाम क्या हो गया? पुष्कर। जिस जगह पे पड़ा उसका नाम क्या हो गया? पुष्कर हो गया। ठीक है, तो पुष्कर का निर्माण कैसे हुआ? जो ब्रह्मा जी थे वह वायुयान की यात्रा कर रहे थे। ठीक है, तो
उनके हाथों में क्या पड़ा, पुष्प पड़ा। तो इस कारण माना जाता है कि जो पद्म पुराण है उसमें उल्लेख मिलता है। इस प्रकार का जो उल्लेख है वो पद्म पुराण में मिलता है। ठीक है, और इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, जैसे कि तीर्थों का मामा है वो किसको कहते हैं, तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर को कहते हैं। ठीक है, तीर्थों का भांजा मचकुंड, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। ठीक है, और जैसे तीर्थों की नानी है सांबर जयपुर है। ठीक है, तीर्थों का नानी सांबर जयपुर है, तीर्थों का भांजा है वो मचकुंड धौलपुर है, और तीर्थों का भांजा वो कौन सा है, पुष्कर अजमेर है। ये भी अपने को याद रखना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बातें बताई मैंने ब्रह्मा जी का मंदिर के बारे में कि ब्रह्मा जी का मंदिर का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो पद्म पुराण में मिलता है। निर्माण किसने करवाया, शंकराचार्य ने करवाया। आधुनिक निर्माण गोकुल चंद पारिक। यह विश्व का क्या है, सबसे बड़ा मंदिर है। फिर बात करते हैं आसोत्रा बाड़मेर वाले की। तो आसोत्रा बाड़मेर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया, खेताराम जी महाराज। खेताराम जी महाराज ने इनका निर्माण करवाया। कहते हैं जो भी ब्रह्मा जी का मंदिर का निर्माण करवाते थे उनको उनकी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, लेकिन इनकी ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया, उसी अगले दिन जीवित समाधि ली थी। किसने, खेताराम जी महाराज ने। इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। शंकर भाटी सही, ठीक है, थैंक यू भाई शंकर भाई, है ना। और ये क्या है, खेताराम जी महाराज जो आसोत्रा बाड़मेर में ब्रह्मा जी का मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, और इसकी क्या विशेषता है, ब्रह्मा जी का मंदिर है आसोत्रा बाड़मेर में। तो इस मंदिर में ब्रह्मा जी की मूर्ति है। ब्रह्मा जी व सावित्री, ब्रह्मा जी व सावित्री की क्या है, मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति स्थापित है। कहाँ पर है, आसोत्रा बाड़मेर स्थापित है। ठीक है, आसोत्रा बाड़मेर में जो मंदिर है ब्रह्मा जी का, उस मंदिर में ब्रह्मा जी व सावित्री की क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। ये इतनी सी छोटी सी बातें हैं, दो याद रख लेना। फिर छींच बांसवाड़ा, जो इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या खास बात है इसमें दोस्तों, इसमें जो इस मंदिर की बात करें, किस मंदिर की, ब्रह्मा जी का जो मंदिर है छींच बांसवाड़ा में, उस मंदिर के अंदर दोस्तों ब्रह्मा जी की आदमकद मूर्ति लगी हुई है। ब्रह्मा जी की आदमकद मूर्ति लगी हुई है। तो ब्रह्मा जी की आदमकद जो मूर्ति किस मंदिर में लगी हुई है, छींच बांसवाड़ा में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है उसमें लगी हुई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, कौन सा मंदिर है, ब्रह्मा जी के मंदिर। ठीक है, फिर आगे अपन बात करते हैं अन्य मंदिर की। यहाँ तक समझ में आया होगा कि आसोत्रा बाड़मेर में किसने निर्माण करवाया, खेताराम महाराज ने मंदिर, जो ब्रह्मा जी व सावित्री की मूर्ति स्थापित की गई है। ये सावित्री कौन थी दोस्तों, ब्रह्मा जी की पत्नी थी। ब्रह्मा जी की क्या थी, पत्नी थी सावित्री। इनकी भी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बात करते हैं जो अन्य मंदिर हैं, जैसे कि सावित्री माता का मंदिर है, उसकी बात करते हैं। इसकी बात करते हैं सावित्री माता का मंदिर। सावित्री माता का मंदिर, सावित्री माता का मंदिर है वो सबसे पहले तो देखते हैं यह कहाँ पर है। यह है रत्नागिरी की पहाड़ी पर, रत्नागिरी की पहाड़ी। रत्नागिरी की पहाड़ी कहाँ पर है, अजमेर में है। लिख देता हूँ, पुष्कर अजमेर में है। पुष्कर अजमेर में। ठीक है, तो सावित्री माता का मंदिर कहाँ पर है, रत्नागिरी की पहाड़ी, पुष्कर अजमेर। इसका मंदिर यहाँ पर क्यों बनाया गया है दोस्तों, क्यों बनाया गया, क्योंकि जो सावित्री माता थी ब्रह्मा जी की पत्नी थी। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कुछ विवाद हो गया था। ठीक है,
सावित्री माता जी रूस कर कहाँ पर चली गई? इस रत्नागिरी पहाड़ियों पर चली गई। ठीक है, तो यहीं पर इनका क्या बनाया गया है? मंदिर बना दिया गया है। ठीक है, वो कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में है, रत्नागिरी की पहाड़ी। फिर इसकी क्या विशेषता है इस मंदिर की? इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में राजस्थान का तीसरा रोप वे स्थापित किया गया है। इस मंदिर पर या इस मंदिर में राजस्थान का तीसरा रोप वे स्थापित किया गया है। तो राजस्थान का तीसरा रोप वे स्थापित कहाँ किया गया है? राजस्थान का तीसरा रोप वे कहाँ स्थापित किया गया है? तो सावित्री माता का मंदिर है, वहाँ पर स्थापित किया गया है ना। और आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में चौथा रोप वे स्थापित पहला रोप वे स्थापित कब किया गया और चौथा कहाँ किया गया? राजस्थान में कुल कितने रोप वे हैं? 4 रोप वे लगे हुए हैं। राजस्थान में 4 रोप वे हैं। ठीक है, वर्तमान में रोप वे क्या होता है? जैसे मान लो दोस्तों, ये क्या है? एक पहाड़ी है, एक ये पहाड़ी है और ये पहाड़ी है। अब अपने को इस पहाड़ी से इस पहाड़ी पर जाना है या फिर इस पहाड़ी पर जाना है, तो अपन क्या करते हैं? इस पहाड़ी पर इधर नीचे उतरेंगे और इधर से इस पहाड़ी पर चढ़ेंगे। तो अपने को पता है क्या? टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। टाइम ज़्यादा लगेगा, इस कारण यहाँ पर क्या किया गया है? एक खंभा लगा दिया गया है। यहाँ पर भी एक खंभा लगाया था और यहाँ पर भी एक खंभा लगाया गया है। ठीक है, इस खंभे के यहाँ से यहाँ तक क्या जोड़ दी गई है? तारें जोड़ दी गई है। इस खंभे से इस खंभे तक तार जोड़ दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रेन की तरह एक डब्बा जोड़ा गया है। ट्रेन की तरह एक डब्बा जोड़ा गया है और इस डब्बे के द्वारा दोस्तों यात्रियों को इस पहाड़ी से इस पहाड़ी पर पहुँचाया जाता है। इस ट्रेन की तरह जो डब्बा है ना, इस पहाड़ी से इस पहाड़ी पर पहुँचाया जाता है ताकि सरल पहुँचा जाए और समय भी ना लगे। ठीक है, इससे ही क्या कहते हैं? रोप वे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रोप वे कहते हैं। उड़न खटोला, जैसे कि अपनी जो भाषा है हिंदी भाषा में उड़न खटोला कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़न खटोला। ये जो अपनी भाषा है हिंदी भाषा में कहते हैं। किस भाषा में कहते हैं? हिंदी भाषा में जो रोप वे की बात कर रहा था मैं, रोप वे को उड़न खटोला कहते हैं, है ना। लेकिन अपने को रोप वे ही याद रखना है। ये किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश भाषा का शब्द है ना। तो राजस्थान का तीसरा रोप वे है वो सावित्री माता में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, राजस्थान का प्रथम रोप वे कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम रोप वे कहाँ स्थापित किया गया? सुधा माता मंदिर भीनमाल। ये मैंने जब लोक देवियाँ करवाई थी तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, जालौर। ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम रोप वे कहाँ स्थापित किया गया? सुधा माता मंदिर भीनमाल जालौर में स्थापित किया गया। और कब किया गया? 30 दिसंबर 2006 को। 30 दिसंबर 2006 को राजस्थान का प्रथम रोप वे स्थापित किया गया। ठीक है, ये अपने को याद रख लेना है, साथ साथ में ही पढ़ लेते हैं इसको दूसरी बार। पहले मैंने आपको बताया था। फिर बात करते हैं राजस्थान का, ये प्रथम हो गया। और दूसरा, राजस्थान का दूसरा रोप वे स्थापित कहाँ किया गया? मनसापूर्णा करणी माता मंदिर है। माता मंदिर जो कहाँ पर है? उदयपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में है। मनसापूर्णा करणी माता मंदिर है। एक तो है अपने देशनोक में, लेकिन एक मनसापूर्णा माता करणी माता का मंदिर है, वो कहाँ पर है? उदयपुर में। यहाँ पर राजस्थान का दूसरा रोप वे स्थापित किया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थान का तीसरा रोप वे, तो मैंने आपको बता दिया है, सावित्री माता मंदिर में। ठीक है, अब चौथे की और अंतिम की, चौथा और अंतिम जो रोप वे है उसकी बात करते हैं। राजस्थान का
चौथा रोपवे कहाँ पर है? चौथा रोपवे अगर बात करें तो कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों? सामोद जयपुर। कहाँ पर देखने को मिलता है? सामोद जयपुर। सामोद जयपुर में स्थापित किया गया है दोस्तों। कब किया गया है? चौथा रोपवे स्थापित किया गया है, वो कब किया गया है? 25 मई 2019 को। 25 मई 2019 को राजस्थान का चौथा रोपवे स्थापित किया गया है। ठीक है, ये याद रख लेना। एक बार देख लेता हूँ बिल्कुल सही चल रहा है क्या। ठीक है, बढ़िया चल रहा है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। एक बार दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ उसका थोड़ा सा, फिर बात करते हैं आगे की ओर। सावित्री माता का मंदिर है, इसमें यह कहाँ पर है? रत्नागिरी की पहाड़ी, पुष्कर अजमेर में है। इस मंदिर में राजस्थान का तीसरा रोपवे स्थापित किया गया। रोपवे मैंने बता दिया है क्या होता है। ठीक है, राजस्थान का प्रथम रोपवे स्थापित कहाँ किया गया था? सुधा माता मंदिर भीनमाल जालौर में, जो कि कब किया गया? 30 दिसंबर 2006 को। ठीक है, राजस्थान का दूसरा रोपवे मनसापूर्णा करणी माता मंदिर है उदयपुर में, वहाँ पर स्थापित किया गया है। राजस्थान का चौथा रोपवे सामोद जयपुर में 25 मई 2019 को स्थापित किया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर लिख लेना मोस्ट, ये मोस्ट है। ठीक है, और एक प्रथम मोस्ट है। ठीक है, और एक पहला और अंतिम याद रख लेना। फिर बात करते हैं आगे की ओर। जो छोटे छोटे मंदिर है उन मंदिरों की बात करते हैं, जैसे काचरिया मंदिर, रंगनाथ जी मंदिर। काचरिया मंदिर, ये काचरिया मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? किशनगढ़ अजमेर में है। कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में है। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर इसकी मूर्ति लगी है। निम्बारक, जो निम्बारक संप्रदाय है उनका क्या है यहाँ पर मंदिर है। निम्बारक संप्रदाय, जो निम्बारक संप्रदाय है उनका क्या है? का मंदिर है। कहाँ पर है? निम्बारक संप्रदाय का मंदिर। तो काचरिया मंदिर है, वहाँ पर भी किशनगढ़ अजमेर में है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना। और रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर, ये रंगनाथ मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? पुष्कर अजमेर में है। पुष्कर अजमेर। तो पुष्कर अजमेर में मंदिर कौन कौन सा बताया मैंने? पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर भी है और रंगनाथ मंदिर भी है। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। और निम्बारक संप्रदाय का मंदिर कहाँ पर है? काचरिया मंदिर है, वहाँ पर है किशनगढ़ अजमेर में। और निम्बारक प्रमुख पीठ है वो किस नदी के किनारे है? प्रमुख पीठ है वो रूपनगढ़ नदी के किनारे है, वो भी कहाँ पर है? अपने अजमेर में है, किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आई होगी दोस्तों। इसके आगे की जो बात करेंगे वो अलग जो मंदिर होंगे, जो कि एकमात्र मंदिर हैं, या कि एक ही स्थान पर एक ही मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो इस सेशन में तो आपको इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।